नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी जैन। आज के इस वीडियो में हम वर्ण विचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम अपने पिछले वीडियो भाषा और व्याकरण के अंतर्गत यह जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है और लिपि का संबंध उच्चारण से। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए एक लिखित चिन्ह की आवश्यकता होती है और जो लिखित चिन्ह हम प्रत्येक ध्वनि के लिए निर्धारित करते हैं वे वर्ण कहलाते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि अर्थात छोटी से छोटी ध्वनि जो अन्य टुकड़ों में विभक्त नहीं हो सकती उसे हम वर्ण कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने तथा समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके ध्वनि समूह या सबसे छोटी इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ ही वर्ण होता है। अतः वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जो अन्य टुकड़ों में विभक्त नहीं हो सकती उसे हम वर्ण कहते हैं। मानव अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अपने मुख से कुछ ध्वनियां निकालता है और उन्हें लिख लिया जाता है, जैसे कि मीना, म, ई, न, आ। गीत, ग, ई, त, अ। गाती, ग, आ, त, ई। है, ह, आई। ऊपर लिखे शब्द इनके सामने लिखी ध्वनियों से मिलकर बने हैं। इन ध्वनियों के हम और टुकड़े नहीं कर सकते, अतः इन्हें वर्ण कहा जाता है और वर्णों के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। हिंदी भाषा के वर्णों को उच्चारण के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। इस प्रकार ये कुल 11 स्वर हुए। स्वरों का उच्चारण करने में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित भेद होते हैं। प्रथम ह्रस्व स्वर और द्वितीय दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में न्यूनतम समय अर्थात कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं: अ, ई, उ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है अर्थात ज्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ हम उच्चारण करते समय ही ध्यान देते हैं कि जब हमने ह्रस्व स्वरों का उच्चारण किया तो उनको उच्चारित करने में हमें कम समय लगा और जब हमने दीर्घ स्वरों का उच्चारण किया तब हमें ह्रस्व स्वर से ज्यादा उच्चारण करते समय लगा। इन दो भेदों के अतिरिक्त स्वरों का एक और भेद भी माना जाता है जिसे प्लुत स्वर कहा जाता है और प्राय संबोधन करते समय अथवा किसी का नाम पुकारते समय जब हमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है तो हम उसको प्लुत स्वर कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। इन प्लस स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है, इसलिए इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कह देते हैं, जैसे ओम। इन स्वरों को हम निम्न प्रकार से भी समझ सकते हैं: ह्रस्व स्वर अ, ई, उ तथा री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। और प्लुत स्वर यानी त्रिमात्रिक स्वर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वरों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है।
फेफड़ों से निकलने वाली वायु बिना किसी अन्य अवयव से टकराए जब मुंह या नाक से बाहर आती है तो स्वर का उच्चारण हो जाता है। अनुस्वार। जिन स्वरों को बोलते समय हवा केवल नाक से निकलती है वे अनुस्वार कहलाते हैं। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदी के रूप में किया जाता है, जैसे कि बंधन, गंगा आदि। अनुनासिक। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक से निकलती है वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे गांव, पांच, ऊंट, गूंज आदि। अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी वर्णमाला के अनुस्वार तथा विसर्ग को अ के साथ जोड़कर अंग और अह लिखा जाता है और प्राय इन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों के साथ ही होता है, जैसे गंगा, चंदा, प्रातः, अतः आदि। परंतु ये स्वर नहीं हैं। संस्कृत में इन्हें अयोगवह कहा जाता है क्योंकि ये अ की सहायता से ही बोले जाते हैं। धन्यवाद साथियों। हम अपने अगले वीडियो में व्यंजन के विषय में चर्चा करेंगे।